हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज़ मैंने एक वेबसाइट से ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज़ पसंद आएगी। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो, मेरा नाम स्टीव है और मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब हमें खबर मिली कि दो कपल्स मिसिंग है और हमें ये भी खबर मिली थी कि दोनों कपल्स का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूँ, यूएस में कैंपिंग करना बहुत नॉर्मल है और बहुत सारे लोग मिस होते हैं और हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर का एक ही काम है कि वो घूमे हुए लोगों को ढूंढे और उनके परिवार के साथ मिलाए उनको, पर हर बार ये नहीं होता। कभी कभी हमें उनकी लाशें मिलती है और कभी कभी तो कुछ नहीं मिलता। जंगलों की ऐसी भी खास बातें हैं जिसके बारे में अगर मैं बोलूँगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। जंगलों के बहुत सारे राज हैं जो शायद मैं आपके सामने फिर कभी खोलूँगा। खैर, आते हैं इस केस पर। तो इस केस की कुछ अलग बात थी। हमें खबर मिली कि एक कपल मिस हो गया है। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद हमें दूसरी खबर मिली कि वही जगह से दूसरा कपल भी मिस हो गया है। हमने सोचा कि ये दो कपल शायद एक दूसरे के साथ कहीं जंगल के अंदर गए होंगे, पर फिर हम लोगों को पता चला कि ये कपल का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं। हम लोगों ने फिर उन्हें ढूंढने की तैयारी कर दी। मैंने दो टीम्स बनाई। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं सीनियर हूँ और मेरे अंडर 20 लोग काम करते हैं। हम लोगों ने 10-10 लोगों की दो टीम बनाई और अंदर ही अंदर 5-5 लोग मिलके अलग अलग दिशाओं में ढूंढने लगे। हम लोग अब जंगल के अंदर 10 किलोमीटर तक आ चुके थे। फिर मैंने मेरी टीम से कहा कि तुम तीनों लोग दूसरी तरफ जाओ और हम आगे जाके देखते हैं। मैं और मेरा दोस्त टीम था, हम दोनों मिलके आगे जाके वो कपल को ढूंढने लगे। हमें शक था कि या तो फिर किसी जानवर ने इनको पकड़ा होगा या तो फिर ये लोग शराब पी के अंदर तक आ गए होंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल है। हम थोड़ा आगे गए होंगे कि हम लोगों को वो सीढ़ियाँ दिखाई दी। जी हाँ, वही सीढ़ियाँ जिसके राज अब तक किसी को पता नहीं चल पाए। मैंने देखा कि उन कपल में से एक आदमी वहीं पे सोया हुआ है और उसका पैर एक सीढ़ियों के ऊपर है और दूसरा पैर नीचे ज़मीन पे। आप नहीं मानोगे, जो पैर उसका सीढ़ियों के ऊपर था उतना भाग हमें दिख ही नहीं रहा था। वो भाग जैसे गायब हो गया हो। हम समझ चुके थे कि यहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। हम लोगों ने उस आदमी को उठाने की कोशिश की। दूर से ही वो आदमी उठ भी गया, पर पता नहीं उसे क्या सूझा, वो उठते ही उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वो कहीं गायब हो गया। वो पता नहीं जोर जोर से क्या चिल्ला रहा था। जैसे ही वो थोड़ा ऊपर गया, उसकी आवाज़ आना भी बंद हो गई, जैसे कोई पोर्टल खुल गया हो दूसरी दुनिया में जाने का। पता नहीं, यह राज शायद किसी को पता नहीं चल पाएगा। और वो सीढ़ियाँ ऐसी थी कि जैसे कि किसी ने अभी अभी नई लकड़ी के बना के वहाँ पे रखी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूसरी दुनिया के लोग इस दुनिया में आने के लिए उस सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं, पर पता नहीं। खैर, हम लोग फिर दूसरी तरफ जाके ढूंढने लगे। हम लोगों को किसी का कोई भी पता नहीं मिला। 2 महीने तक हमने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। उसके बाद हम लोगों को इसे बंद करना पड़ा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद इस कहानी के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जी हाँ, हम लोग उन सीढ़ियों की बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो केस हमको बंद करना पड़ा। फिर मन ही मन मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि उन दो कपल्स के 2 बच्चे थे। वो इतना रो रहे थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उस चीज़ ने शायद मेरे दिल में एक गहरा सा असर छोड़ दिया था। मैंने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब इन सीढ़ियों का राज पता करके ही रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक करूँगा। एक रात की बात है, मैंने अपने टॉर्च ली और खाने पीने का सामान लिया और फिर
उन सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। मुझे पक्का यकीन था कि मुझे वहीं पे वो सीढ़ियाँ मिलेगी। इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने अलग अलग सीढ़ियाँ देखी थी और मुझे पता था कि मुझे सीढ़ियाँ कहाँ पे मिल सकती है, पर मैं एक बार ट्राई करना चाहता था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था कि वो कपल्स मुझे फिर से मिल जाएंगे। इसलिए मैं फिर से वहीं पे गया जहाँ पे मैंने वो सीढ़ियाँ देखी थी। मैंने किसी को बताए बिना ही जाने का तय किया। मैंने अब टाइम देखा कि रात के 2 बज रहे थे। मैं सीढ़ियों की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था, पर मुझे उस दिन सीढ़ियाँ कहीं पे नहीं मिली। फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और अगले 1 घंटे तक सीढ़ियाँ ढूंढने लगा। फिर जाके मुझे वो सीढ़ियाँ दिखी। मैंने अपने दिल पे हाथ रखा और सोचने लगा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, बस मैं कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और उन सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं उन सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, मुझे ऐसा फील होने लगा कि किसी ने उस जगह में से पूरी हवा निकाल दी हो। ना कोई आवाज, ना कोई फीलिंग, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, ना मैं कुछ महसूस कर पा रहा था। बस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए बस चले जा रहा था। तकरीबन 15 कदम मैं ऊपर चढ़ा होऊंगा कि वो सीढ़ियाँ वहाँ पे गायब हो गई। मतलब वो सीढ़ियाँ वहीं पे रुक गई। उससे आगे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। मैं फिर यहाँ वहाँ देखने लगा। मैंने ऊपर से देखा कि नीचे तो कोई भी जंगल नहीं है, सिर्फ खाली जगह थी। मैंने जैसे ही अपनी पलकें झपकाई, वहाँ का सीन पूरा अलग हो गया। वहाँ का सीन बदल गया। मैंने देखा कि अब मुझे जंगल नहीं बल्कि सब कुछ सफ़ेद दिखाई दे रहा है। ऊपर सफ़ेद, नीचे सफ़ेद, वहाँ पे कोई आसमान नहीं था। चारों ओर मुझे सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रही थी, जैसे कि एक सफ़ेद रूम में मुझे किसी ने छोड़ दिया हो। मुझे अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हो। मैंने फिर एक ऐसी चीज़ देखी जिसके बारे में शायद मैं बताऊंगा तो आप भरोसा भी नहीं करोगे। मैंने किसी को देखा था, पर वो इंसान बिल्कुल नहीं था। वो इंसानों से एकदम अलग दिख रहा था। वो अचानक मेरे पास आया और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे अंदर समा गया हो, और एकदम से मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं उछल के नीचे गिरा। मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कैंप में था। मेरे सारे टीम के लोग मेरे पास थे और मुझे देख के खुश थे। पूछने पर पता चला कि मैं पिछले 3 महीने से गायब था। पर यह कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से वो सारे प्रोसेस में 3-4 घंटों से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। या तो फिर यूँ कहो कि सीढ़ियाँ चढ़ के वो सारा सीन देखने तक 1 घंटा भी मुश्किल से हुआ होगा। पता नहीं, मेरी तो थियरी यही है कि यह पक्का किसी टाइम ट्रैवलर का खेल है, यानी कोई समय यात्री जो कि भविष्य के समय से इस समय में इंसानों को देखने आया हो। या तो फिर ये एलियंस का काम हो सकता है। थोड़ी देर के लिए जब वो सफ़ेद रूम जैसे एरिया में था तो मैं समझ गया था कि ये कुछ अलग ही मामला है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत सारे साल आगे चले गया हो। पता नहीं, मेरी जान बच गई थी। शायद यही मेरे लिए बड़ा तोहफा था। मेरा नाम मैडिसन है। मैं मिसिसिपी की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे अंकल के साथ घटी थी। मेरे अंकल का नाम पॉल था। मैं मेरे अंकल के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। मेरे अंकल ज़्यादातर वक्त आसपास के नदियों में या तो फिर जंगलों में गुजारते थे। वो अपना ट्रक लेके जाते और कहीं भी पार्क करके यहाँ वहाँ घूमते, कुछ दिन वहाँ पे गुजार के वापस आते। पिछले कुछ सालों से उनका रूटीन यही था। कुल मिला के ये बात कह सकती हूँ कि मेरे अंकल एकदम मस्त मौला थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मुझे किसी का कॉल आया। जब मैंने नंबर देखा तो नंबर अलग था, किसी और का नंबर था वो। मैंने जब फ़ोन उठाया तो वहाँ से मुझे आवाज़ आई, क्या आप मिस्टर पॉल की कोई सगी लगती है? मैंने कहा कि हाँ, वो मेरे अंकल है। तो सामने से आवाज़ आई कि मेरा नाम ग्रेग है, मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप आ सकते हो क्या? मैंने बोला क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है। अंकल का कोई अता पता नहीं। वो सुन के मैं थोड़ा डर गई। उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ पेपर वर्क है, वो पूरा करना पड़ेगा। मैंने उनकी बात अच्छे से समझी नहीं, पर मेरे दिमाग में यही था कि कुछ तो हुआ है। इसलिए
फिर मैंने एक दो जोड़ी कपड़े लिए, पानी की बोतल ली और फिर दूसरे रूम में अपने पति के पास गई। मेरे पति मुझे देखते ही समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मुझसे पूछा, फिर उनको मैंने सब कुछ बताया। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट थी, तो उन्हें लगा कि शायद मुझे दर्द हो रहा है। फिर उनको सारी बातें बताने पर उन्होंने कहा कि चलो अभी जाते हैं और जो भी हो फाइनल करके आते हैं। हम हमारी गाड़ी लेके उसी लोकेशन पे पहुंच गए। वो साउथ मिसिसिपी का एक लेक था। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे पुलिस वाले हैं और पार्क रेंजर भी खड़े हुए हैं। पार्क रेंजर का मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी जंगल में खोते हैं लोग, उनको ढूंढने का काम पार्क रेंजर करते हैं और जंगलों को एक तरीके से संभालते भी है। फिर एक आदमी मेरे पास आया और कहा कि आप ही है ना जिनसे मेरी बात अभी फ़ोन पे हुई थी। तो फिर मैंने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपके अंकल ने पहले तो अपना ट्रक का दरवाज़ा खुला रखा है, यानी कि लॉक नहीं किया, और उनकी बोट नदी के बीचों बीच ऐसे ही झूल रही थी। उस बोट को देख के बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, इसलिए हमें आना पड़ा। और उनका लाइफ सेविंग जैकेट भी वहीं पे है, उन्हें पहनना चाहिए था ना। और पता नहीं उनका फ़ोन कहाँ पे है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सारी बातें सुन के मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। फिर उन्होंने कहा कि वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे और कुछ भी करके वो मेरे अंकल को ढूंढ निकालेंगे। वो सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर ग्रेग को किसी और का फ़ोन आया तो वो दूर चले गया। थोड़ी ही देर में एक लेडी मेरे पास आई और कहा कि जितने भी दिन आपको रुकना है, आप यहाँ पे कैबिन है वहाँ पे रह सकते हो। जब तक कि ऑपरेशन पूरा ना हो जाए तब तक आप कितने भी दिन रह सकती हो। और था भी क्या, मैंने फिर अपने कपड़े लिए और अपनी गाड़ी को लॉक करके मेरे पति के साथ वहाँ कैबिन में चले गई। 2-3 दिन तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मेरे अंकल का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वैसे ही एक शाम की बात है, हम लोगों ने थोड़ा खाना खाया और फिर सोने की कोशिश करने लगे। अब बहुत रात हो चुकी थी। मेरे पति को ग्रेग का फ़ोन आया कि उन्हें कुछ मिला है। फिर मेरे पति ने कहा कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे आराम करूँ, वो बाहर जाके आते हैं। मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ आऊँगी, पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस हालत को देख के मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें आराम करना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पति फिर चले गए। पता नहीं मेरे पति के जाने के बाद मुझे अलग ही फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वहाँ जो भी लेक है उसके पास के जंगल के अंदर से मुझे मेरे अंकल की आवाज़ आ रही हो। मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैंने अपने कान लगाए, बस मैंने ये 2-3 शब्द सुने, जंगल में हो, जंगल में आकर मुझे ढूंढो, जंगल में हूँ मैं। बस यही आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें सुन के मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये मेरे अंकल पॉल की आवाज़ थी। और नहीं भी थी, क्योंकि उस आवाज़ में मुझे कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा था। पर मैं इतनी पागल थी कि मुझे मेरे अंकल के बारे में ज़्यादा पड़ी थी। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि ये वॉइस किसी और की हो सकती है या तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैं पागलों की तरह उस आवाज़ के पीछे जाने लगी, पर फिर अचानक से मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। मैं वहाँ पे रुक गई। तो बात यह है कि वो ऐसा रास्ता है कि वो एकदम से सीधा जंगल में ही जाता है। और जंगल के बारे में आपको तो पता ही होगा, वहाँ कितना अंधेरा होता है। मुझे अचानक से वहाँ किसी की आवाज़ आई, मेरी मदद करो, मैं जंगल में हूँ। मैंने कहा, अंकल पॉल, ये आप हो क्या? वहाँ से बस ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैं चिल्लाती रही, पर मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। मुझे लगा कि यह पक्का अंकल पॉल की आवाज़ होगी। फिर अचानक से मेरे पति ने मुझे पुकारा और मुझे डांट लगाई कि मैं अकेली वहाँ पे क्या कर रही थी। मैंने कहा कि अंकल पॉल वहीं पे है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा और वैसे भी तुम्हें नींद में चलने की आदत है, तो तुम सो जाओ। मैं फिर सो गई। दूसरी रात भी ऐसे ही हुआ। मेरे पति को उस ऑफिसर का कॉल आया और वो वहाँ पे चले गए। और अचानक से पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे अंकल उसी जगह पे होंगे जिस जगह को मैंने पिछले रात में देखा था। इस रात भी मैंने मौका नहीं गंवाया। जैसे ही मेरे पति गए, 5 मिनट के अंदर ही उस जगह के पास जाने के लिए निकल गई। मुझे पक्का भरोसा था मुझे मेरे अंकल मिल जाएंगे। वैसे भी उनका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था,
तो चांसेस ज़्यादा थे कि वो मिल जाएंगे। और मैं भी पागल जैसी थी। मेरे दिमाग में बस ये था कि उनसे पहले अगर मैं अंकल को ढूंढ लूँगी और जल्दी ढूंढ लूँगी तो अंकल शायद अच्छे से बच जाएंगे और सही सलामत मुझे मिल जाएंगे। मैं अब उस जंगलों के अंदर जा चुकी थी। मुझे अभी भी आवाज़ आ रही थी, अंदर आओ, मैं यहीं पे हूँ, मेरी मदद करो। बस मुझे यही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सच बोलूँ तो ये अंकल की आवाज़ थी भी और नहीं भी। उस आवाज़ में मुझे कुछ ना कुछ तो अलग दिख रहा था, पर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने सोचा कि शायद किसी जानवर ने अंकल को मारा होगा, इसलिए अंकल नीचे पड़े होंगे और मुझे बुला रहे होंगे। जैसे ही 5-10 मिनट मैं आगे बढ़ते गई, मैं और अंदर चले गई और मैंने मेरे सामने देखा कि एक बड़ा सा साया मेरे सामने खड़ा हुआ है। जब वो साया धीरे धीरे मेरे सामने आया तो मुझे पता चला कि ये मेरे अंकल नहीं है, ये तो कोई और ही जानवर है। उसके मुंह से मेरे अंकल की आवाज़ निकल रही थी। सच बोलूँ तो उस मोमेंट में मुझे इतना डर लग गया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप ही सोचिए, एक जानवर जो कि 2 पैरों पे खड़ा हो और वो अपने अंकल की आवाज़ निकल रहा हो तो कैसा लगेगा। मैंने देखा कि वो जानवर 2 पैरों पे खड़ा हुआ है। उसके पैर इतने पतले थे कि छू ले तो भी वो टूट जाएंगे, ऐसे हमें फील होता है। उसके हाथ नीचे ज़मीन तक लटक रहे थे। उसकी हाइट मुझसे डबल ही होगी। मेरे हाथ काँप रहे थे। पहले से ही मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा भागना पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। मैंने पलकें झपकाई होंगी कि वो जानवर जो कि उतने दूर तक था मेरे पास आ गया। अब मैं उसे मेरे पास से देख रही थी। वो इतना भयानक था कि मैं आपको बोल भी नहीं सकती। उसे देख के मैं इतना डर गई थी कि मैं शायद होश में भी नहीं थी। मुझे बस मेरे पेट के नीचे दर्द जैसा महसूस हो रहा था और मुझे मेरे कंधों पर दर्द जैसा महसूस हो रहा था। जब मुझे थोड़ा थोड़ा होश आया तो मैंने देखा कि वो जानवर मेरे पेट को चीर के मेरे बच्चे को बाहर निकल रहा है। वैसे भी उसकी नज़र तब से मेरे पेट पे ही थी और उसने मेरे कंधे को भी अपने नाखून से चीर दिया था। मैं उसे बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर यह जानवर किसी की क्यों सुनेगा। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि इसी जानवर की वजह से मेरे अंकल को कुछ तो हुआ है। मैं भागने की कोशिश करने लगी, पर शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस जानवर ने मुझे ज़ोर से मारा कि मैं नीचे गिर गई। आखिरी बार मुझे बस इतना याद है कि वो जानवर मेरे पेट को पकड़ के कुछ कर रहा था। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे पति और बाकी सारे लोग मेरे आसपास थे। उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन के बाद जागी हूँ। मैं 3 दिन तक बेहोश थी। फिर मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम आराम करो। तो वो सारे लोग बाहर चले गए। वो लोगों के बाहर जाते ही मुझे फिर से वही फीलिंग महसूस हुई कि शायद मेरे आसपास कोई है और वही माहौल पैदा हो गया जो माहौल उस जानवर को देख के फील हुआ था, वैसा था। अचानक से मुझे मेरे पेट के नीचे फिर से वही दर्द महसूस हुआ, पर इस बार ये दर्द कुछ अलग था। मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे आसपास डॉक्टर्स और नर्सेस थे। मैंने एक छोटे बेटे को जन्म दिया था। मैं मेरे बेटे को देख के बहुत खुश थी। बाद में ये खबर मिली कि अंकल पॉल की लाश पास ही के ही जंगल के एरिया में मिली है, जिस एरिया में मैं गई थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से उनको किसी जानवर ने मारा है और ये भी पता चला कि अंकल की मौत उसी रात हो गई थी जिस रात वो गायब हुए थे और उनकी लाश भी अच्छे कंडीशन में नहीं मिली थी, जो कि भालू या शेर हो सकता है। पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि उनको जिस भी जानवर ने मारा है मैंने उस जानवर को अच्छे से देखा है, पर क्या फ़ायदा। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया एक्सपीरियंस था और डरावना एक्सपीरियंस था। मैंने मेरे अंकल पॉल को खो दिया था। काश मैं उन्हें कह पाती कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं उनके बिना अब अधूरी हूँ, पर अब कोई फ़ायदा नहीं। मेरा नाम मार्टिन है और मेरी उम्र 55 साल की है। मैं जो घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आप इस पर विश्वास नहीं करोगे। शायद इस चीज़ के बारे में आपको कभी किसी ने बताया भी नहीं होगा। जंगल में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है
जिसके बारे में हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। क्या आपने कभी टाइम ट्रैवल किया है? मैंने किया है। तो ये कहानी एक फ़ोन कॉल से शुरू होती है। हमें खबर मिली थी कि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से जुदा होके कहीं खो गया है। मैंने फिर अपने 6 लोगों की टीम बनाई और फिर जहाँ से हमको फ़ोन आया था हम लोग वहाँ चले गए। उस छोटे से बच्चे के माता पिता ने हम लोगों को उस बच्चे की फ़ोटो शेयर की और सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा सुबह में टेंट से बाहर टॉयलेट करने को निकला था। उसके साथ उसके पापा भी बाहर निकले थे, पर जैसे ही उन्होंने पलकें झपकाई 1 सेकंड में उनका बेटा गायब हो गया। उन्हें पता नहीं चला कि उनका बेटा गया कहाँ है। उन्होंने 2-3 घंटे तक ढूंढा पर उनके बेटे का अता पता नहीं मिला। उस बच्चे की माँ का बहुत बुरा हाल था, वो रोई ही जा रही थी। हम लोगों ने उनको दिलासा दिया कि आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए हम उस बच्चे को ढूंढ के ही रहेंगे। मैंने फिर मेरी टीम ली और फिर 3-3 लोगों में बट के 2 अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। वैसे हम लोगों को भरोसा नहीं था कि वो बच्चा जिंदा भी होगा, क्योंकि उसके माँ बाप के हिसाब से उनका बच्चा जिस तरफ गया है वो सारा एरिया बहुत ख़राब है, यानी कि जंगली जानवर उस एरिया में बहुत रहते हैं। अब ये बात वो लोगों को कैसे समझाए। खैर, हमारा काम ढूंढना था, तो हम ढूंढते ढूंढते जंगल के बहुत अंदर जा चुके थे। हम लोगों ने फिर वहाँ सीढ़ियाँ देखी। अगर आपको सीढ़ियों के बारे में पता नहीं तो आपको पहले उस चीज़ के बारे में मालूम करना चाहिए। मैंने मेरे टीम वालों से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस सीढ़ियों के पास मत जाना। हम लोगों ने फिर सारा दिन उस बच्चे को ढूंढा, वो बच्चा हमें कहीं भी नहीं मिला। हम लोगों ने भी आशाएं छोड़ दी थी, फिर भी हम लोगों ने 3-4 दिन तक उस बच्चे को ढूंढा। उस बच्चे के कपड़े, जूते, हमें कुछ भी नहीं मिला था। मैं इतना परेशान हो चुका था कि अब मैं इस केस को बंद करना चाहता था। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि वो बच्चे का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है और हम लोग ढूंढ के हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शायद मैं गलत सोच रहा था, पर पता नहीं मेरे अंदर ये फीलिंग दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया। तकरीबन 15 दिन उस लड़के को ढूंढने के बाद हम लोगों ने फिर केस को बंद कर दिया। मुझे अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि वो बच्चा शायद सीढ़ियों के पास गया होगा, या तो फिर सीढ़ियों में से कोई निकल के उस बच्चे को लेके गया होगा। सच बोलूँ तो मुझे कन्फ्यूजन भी था और पक्का भरोसा भी था। ये फीलिंग क्या थी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने ये तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत हुआ। मैं कुछ भी करके अब उस बच्चे को ढूंढ के ही रहूँगा और इस सीढ़ियों के पास जाकर देखूंगा कि आखिर चक्कर क्या है। मेरी लाइफ में खोने के लिए मेरा कोई नहीं था, मैं बस अकेला था। इसलिए मैंने तय किया कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं। जान जोखिम में डाल के मैं वहाँ जाके आता हूँ। मैंने फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर था, हम दोनों मिलके उन सीढ़ियों के पास गए। मैंने कहा कि देखो दोस्त, अगर मुझे कुछ भी हो जाए, या तो फिर उस सीढ़ियों के ऊपर से तुम्हें खून दिखे या तो फिर मेरे चिल्लाने की आवाज़ आए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सीढ़ियों पे आने की कोशिश मत करना। बस यही खड़े रहना और रिकॉर्ड करना कि आखिर हो क्या रहा है, शायद हमें ये काम आएगा। मेरा दोस्त भी मेरी बात मान गया। वो सीढ़ियाँ कुछ ऐसी थी, आपने पुराने ज़माने का घर देखा ही होगा, लकड़ियों का घर। वो सीढ़ियाँ भी ऐसी लकड़ियों की बनी थी जैसे कि पुराने ज़माने की हो। वैसे मैं आपको बता दूं, जंगलों में अलग अलग टाइप की सीढ़ियाँ रहती है। खैर, मैं इन सीढ़ियों के बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा। मैंने मेरे दोस्त को उन सीढ़ियों से 5 फुट दूर रहने को कहा। मैं धीरे धीरे उन सीढ़ियों के पास जा रहा था। मुझे अंदर से घबराहट सी महसूस हो रही थी। मैं जितना भी उन सीढ़ियों के पास जा रहा था उतना ही मेरा कनेक्शन जैसे इस दुनिया से टूट रहा था। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए मेरे दोस्त के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट किया था, पर जैसे ही मैं उन सीढ़ियों के पास पहुंचा वो ब्लूटूथ का कनेक्शन जैसे कट हो चुका था। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, शायद उसको भी मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, पर मैंने उसे मना किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे पास मत आना। मैंने बहुत सालों तक सर्च एंड रेस्क्यू की सर्विस की है, सीढ़ियों के बारे में अलग अलग स्टोरीज सुनी है, पर आज मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की है। जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएगी।
और आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और जब आप उसकी चोटी पर पहुंचोगे तो जैसे कि वैक्यूम होता है वैसे आपको फीलिंग आएगी। ना कोई हवा, ना कोई आवाज़, आपकी आवाज़ किसी को शायद सुनाई भी ना दे। मैंने मेरा टाइमर भी सेट किया था, वो अब 4 मिनट का मुझे इशारा कर रहा था। मैंने हर 4 मिनट का अलार्म रखा था। अलार्म जैसे ही बजा मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों के नीचे उतरने लगा। जब मैं सीढ़ियों के नीचे उतरा तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि वो बच्चा मुझे पीछे से बुला रहा है, पर पता नहीं मेरे अंदर एक अलग सा डर पैदा हो गया था। मैं कुछ भी करके अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता था। जब मैं नीचे उतरा तो मुझे अजीब सा फील हुआ। अगर और डिटेल में बताऊँ तो मुझे कुछ एग्जैक्टली ऐसे फील हो रहा था और मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ा था। उन सीढ़ियों का जैसा मैंने पहला कदम चढ़ा मुझे वही टी शर्ट मिली जो कि उस बच्चे ने उस दिन पहनी थी। मुझे उस टी शर्ट के बारे में उसके माँ बाप ने कहा था। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। वो सीढ़ियाँ ऐसी थी कि वो ऊपर ही जा रही थी और दूसरे तरफ कुछ भी नहीं था। मैं बस ऊपर चढ़ते जा रहा था। मैं अब उस सीढ़ियों के चोटी पर पहुंच चुका था। तकरीबन 15-16 कदम सीढ़ियों पे मैंने चढ़ा था और सीढ़ियों के स्टेप्स भी उतने ही थे। मैंने जब वहां चढ़ के देखा तो मुझे आसपास कुछ भी नहीं दिखा। मतलब मेरा दोस्त जिस डायरेक्शन में खड़ा हुआ था मैंने उस तरफ देखने की कोशिश की तो मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा। मुझे लगा कि मेरा दोस्त डर के भाग चुका है। मैंने फिर सीढ़ियों को चेक करने की कोशिश की। मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, जैसे कि ये कोई नॉर्मल सीढ़ियाँ हो जो कि किसी इंसान ने रख कर गए हो। पता नहीं ये चीज़ क्या थी। मैं ज़्यादा कुछ सोचे बिना अपने कैबिन की ओर जाने लगा। जब मैं कैबिन के पास गया तो वहाँ जैसे माहौल चेंज हो चुका था, क्योंकि जाते वक्त मैंने जो बोतल पास ही में ही रखी थी, यानी कि कैबिन के पास जो भी पेड़ है उसके पास रखी थी, अब वो बोतल वहाँ नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 40 मिनट ही हुए होंगे और यह पॉसिबल नहीं हो सकता था कि किसी और ने मेरी बोतल को टच भी किया होगा, क्योंकि कोई भी मेरा सामान टच नहीं करता। मुझे गुस्सा भी था कि मेरा दोस्त वहाँ से भाग गया था। मैं अब उसका कॉलर पकड़ के उसे 2 घूंसे मारना चाहता था, इसलिए मैं अपने दोस्त के पास चले गया। वो मुझे देख के जैसे पागल हो गया। वो मेरे गले लग गया और रोने लगा। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसने मुझे गले लगा के फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम वापस आ गए? मैंने बोला हाँ, और तुम मुझे छोड़ आए। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए 4-5 घंटे वहाँ वेट किया। पागल हो क्या तुम? 4-5 घंटे? ये क्या बोल रहे हो तुम? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे खोने की रिपोर्ट तुम्हें पता नहीं, पर तुम पिछले 7 दिन से गायब हो। अब मेरा सर चकरा रहा था। 1 घंटा भी नहीं हुआ था तो ये 7 दिन की बात कैसे कर रहा है? मैंने उससे कहा, देख यार, ये सारे मजाक बंद कर, मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। तो उसने मुझे यकीन दिलाने के लिए बाकी सारे लोगों को पूछा, तो बाकी सारे लोगों ने भी यही जवाब दिया। मैं वो सुन के तो बहुत डर चुका था। फिर उन्होंने कहा कि जब तुम उस सीढ़ियों के पास गए तो मेरा दोस्त वही खड़ा हुआ था, पर जैसे ही तुमने सीढ़ियों का पहला स्टेप चढ़ा तुम उस रिकॉर्डिंग में आए ही नहीं और तुम जैसे गायब हो गए। सेफ्टी के लिए फिर मेरा दोस्त वही खड़े रहा, पर उसको उसकी जान भी प्यारी थी। 4-5 घंटे वेट करने के बाद वो वहां से चले गया और बड़ी टीम को वहां पे लेके आया। बाकी टीम वालों को कुछ भी नहीं मिला, इसलिए फिर हम लोगों को निराश होकर वापस आना पड़ा। तुम्हें ढूंढने के लिए हम लोगों ने 4 दिन लगा दिए, पर तुम मिले नहीं हमें, इसलिए हमने हिम्मत हार ली और वापस आ गए। भगवान का खैर है कि तुम वापस आ गए। ये सारे लोगों की बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। मुझे सचमुच लग रहा था कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है, पर पता नहीं। मैं तो बस यही कंक्लूजन पे आया हूँ कि ये जो भी सीढ़ियों का चक्कर है वो पक्का किसी टाइम ट्रैवलर ने रख के गया हो। वो ये चेक करना चाहता है कि अभी के लोग कैसा रिएक्ट करते हैं और शायद हम पर एक्सपेरिमेंट भी होते हो। शायद उस बच्चे पर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हो। मेरा शक तो अब यकीन में बदल गया है कि ये सीढ़ियों का चक्कर किसी एलियन का नहीं, पर पक्का किसी टाइम ट्रैवलर का होगा, यानी कि समय यात्री का। जो भी हो, मेरी जान बच गई थी। मैंने उसके बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और अब मैं छोटे से स्टोर में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिमाग पे इस चीज़ का असर पड़े। और जब से मैं उस चीज़ से बाहर आया हूँ
मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। पता नहीं इसका कारण क्या है। मैं मर ना जाऊँ और ये स्टोरी किसी तक ना पहुँचे, इसलिए मैंने ये स्टोरी को पहले से ही लिख के रखा है। अगर आप ये स्टोरी पढ़ रहे होंगे तो अब तक मैं मारा गया होऊंगा। थैंक यू। ये स्टोरी मेरे अंकल की है। वो एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर थे। उनके साथ जो भी घटा वो सच था या झूठ मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं एक बात कह सकता हूँ, मेरे अंकल कभी झूठ नहीं बोलते। मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। मैं किसी कारण से अपना नाम नहीं बताना चाहता। आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो। आप मुझे रिचर्ड नाम से बुला सकते हो। ये घटना 2016 की है। तो हुआ यूँ कि हम लोगों को एक कॉल आया था कि एक लड़की गायब हो चुकी है जिसकी उम्र 16 या 17 साल की होगी। वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग करने आई थी और अचानक से ही वो गायब हो गई। हम लोगों ने हमारी तैयारी कर ली और 5 लोगों की टीम उस लड़की को ढूंढने के लिए चले गए। पहले तो हम वहाँ गए जहाँ से हमें फ़ोन आया था। उसके 2 दोस्त थे। उन्होंने कहा कि वो लोग हाइकिंग करके अपने टेंट में आए और फिर सो गए। वो लड़की का टेंट अलग था क्योंकि ये 2 लड़के थे। जब वो सुबह में उठे तो उन्होंने देखा कि उस लड़की का टेंट फट गया है, वो लड़की गायब है। वो लोगों को वहाँ खून के ट्रेसेस नहीं मिले, इसलिए उनको भरोसा था कि वो लड़की अभी भी जिंदा होगी। हम लोगों ने तुरंत ही उस लड़की को ढूंढना चालू कर दिया। मैं मेरे एक टीममेट को लेके दाई तरफ गया और बाकी के लोग बाई तरफ गए। मुझे पक्का विश्वास था कि ये लड़की जल्दी मिल जाएगी। हम लोग फिर आगे बढ़ते ही गए, पर उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं मिला। उस लड़की को ढूंढने में हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने लगा दिए थे। जी हाँ, 2 महीने। हम लोगों को ऊपर से ऑर्डर आए थे क्योंकि वो लड़की का केस हाई प्रोफाइल केस था, यानी कि वो लड़की किसी सेलिब्रिटी की कोई खास थी। हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढा पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग ये केस बंद कर देंगे, पर मेरे एक टीममेट ने कहा कि सर क्यों ना हम लास्ट बार ट्राई करें और वहाँ साउथ में जाके देखिए कि वो लड़की मिलती है या नहीं। मैंने इस बारे में वैसे सोचा नहीं था, पर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। हम लोग साउथ की तरफ निकल गए। साउथ का पार्ट ये था कि वहाँ पे बहुत लंबे लंबे पेड़ थे और वहाँ पे लोगों का जाना भी मना था, इसलिए सोच भी नहीं सकते थे कि वो लड़की वहाँ भी गई होगी। खैर, हम लोग फिर उस साइड के 2 या 3 किलोमीटर तक अंदर चले गए। तकरीबन 3-4 घंटे बिताने के बाद हम लोगों को उस लड़की का एक भी सुराग नहीं मिला। हम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि हम लोगों ने अब आशा छोड़ दी थी कि वो लड़की मिलेगी। मैं फिर एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया और फिर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। मेरी नज़र मेरे दाएं वाले पेड़ पर पड़ी। जब मैंने उस पेड़ को देखा तो उस पेड़ को देख के मुझे कुछ अजीब लग रहा था। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं उस पेड़ की तरफ चले जा रहा था। मैं जब उस पेड़ के पास गया तो मैंने उस लड़की का फेस देखा। जी हाँ, मैंने देखा कि वो लड़की उस पेड़ के अंदर जैसे समा गई हो और उसके 2 हाथ और 2 पैर बाहर निकले हो, जैसे कि किसी ने उस पेड़ को अंदर से खोखला कर दिया हो और उस लड़की को उस पेड़ के अंदर फिट करा हो और उसके 2 हाथ और 2 पैर बाहर निकाले हो। वो एकदम ऐसा ही लग रहा था। मुझे बहुत डर लग गया। वैसा सीन मैंने मेरी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। शायद मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। तुरंत ही टीम के लोगों को बुलाया गया। पेड़ को ऊपर से और नीचे से काटा गया और फिर बहुत मुश्किल के बाद उस लड़की का शव वहाँ से निकाला गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो लड़की की मौत 5 दिन पहले हो गई है, पर फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उस लड़की की मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसके शरीर से कोई भी बदबू नहीं आ रही थी और उसका शरीर एकदम से ऐसा था कि उसकी मौत अभी अभी हुई है। या तो फिर यूँ कहो कि वो लड़की जिंदा है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। पता नहीं, वो सीन देख के मैं बहुत डर चुका था। आप ही सोचिए, एक लड़की का शव पेड़ के बीचों बीच, वो भी बिना पेड़ को काटे, या फिर वो लड़की का शव अंदर चले गया हो, जैसे कि उस पेड़ ने उस लड़की को अंदर समा लिया हो। वो सीन मेरी ज़िंदगी में
मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उस लड़के का सपना मुझे आता है जो कि गुम हो गई थी, और वो लड़की मुझे पेड़ के अंदर लेके समा रही है, और मेरी भी मौत मुझे ऐसे ही दिख रही है। मुझे ऐसा फील होता है। पता नहीं ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से कब निकलेगी। मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाए।